आपका पहला केस, फिर सेकंड केस होगा आपका, या सेकंड डेफिनेशन होगी आपकी RHL, बिल्कुल इसी तरीके से है। तो ये क्या होगा, इट इज द वैल्यू दैट फंक्शन टेक्स और अप्रोचेस टू, ठीक है, या तो वो वैल्यू लेता है या उसको अप्रोच करता है, ठीक है। इन दी, इस बार क्या होगा, इमीडिएट, इन दी इमीडिएट राइट neighborhood of any point x equal to a, किसी भी एक पॉइंट x equal to a के इमीडिएट राइट नेबरहुड में जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोला जाएगा, RHL का वैल्यू बोला जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट नेबरहुड इज LHL, राइट नेबरहुड इज RHL। यहाँ पे भी दो पॉइंट है कि इट कैन टेक अ वैल्यू, इट कैन अप्रोच दैट वैल्यू, एंड it is said to exist ठीक है, it is said to exist if the value of RHL is finite and unique। अगर ये वैल्यू फाइनाइट है, यूनिक है, तभी आप बोल सकते हो कि ये एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आनी चाहिए वैल्यू। तो इसी का एग्जांपल ये है कि भाई RHL अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि हम अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से। तो जैसे जैसे हम A के पास में जा रहे हैं, टुवर्ड्स A जा रहे हैं, तो जो fx का वैल्यू है टुवर्ड्स B जा रहा है। तो हमने बोला जो राइट हैंड लिमिट है वो B आएगी, वो फाइनाइट है और वो यूनिक है। ऐसा नहीं हो रहा कि इनफाइनाइट चली गई हो ये, या फिर ऐसा भी नहीं हो रहा कि ये ऐसा होगी, हम बोल रहे हैं कि ये वैल्यू तो आएगी बट कुछ आएगी 1 और 2 के बीच में, क्या आएगी इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। ऐसा केस नहीं है, केस सिंपल है कि भाई ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, B को अप्रोच कर रही है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट इज एग्जिस्टिंग एंड इट इज इक्वल टू B। इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है कि भाई जैसे जैसे आप टुवर्ड्स A जाते हैं फ्रॉम द लेफ्ट नेबरहुड, तो fx किसकी तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स B जा रहा है। तो आप बोलोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज, इट एग्जिस्ट्स एंड इट इज इक्वल टू B, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमेशा सेम आए, जैसे इस केस में B आ रही है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, ठीक है ना। अभी के लिए ये डेफिनेशन हो गई आपकी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये राइट हैंड लिमिट हो गया, ठीक। अब हमने बोला कि भाई अगर एक एग्जांपल ले लें, से x इक्वल टू 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो जहां तक जरूरत है मुझे वहीं बना रहा हूँ, 0 1, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 1 से थोड़ा आगे हूँ, तो ये हो गया 1 प्लस एच, मीन्स मेरे को राइट हैंड लिमिट की बात करने को बोला गया। तो ये हो गया मेरा 1 प्लस एच, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे h को कम करता जाऊंगा या फिर मेरा मूवमेंट जैसे जैसे 1 की तरफ जाएगा, तो मैं fx ऐसे जाऊंगा, मींस दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। इसका मतलब fx किसको टेंड करेगा, या f ऑफ 1 प्लस h किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड, सॉरी 0 को टेंड करेगा। आप देख सकते हो ये वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। आप हमेशा राइट में हो, यहाँ आ जाओगे ज्यादा से ज्यादा, तो अभी भी आप किसके पास जा रहे हो, 0 के पास। आप कभी भी 1 तक पहुंचोगे नहीं, 1 के जस्ट राइट में देखोगे तो आप बोलोगे आई एम अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू अप्रोचिंग है यहाँ पे भी, ठीक है।
बट फिर भी हम इक्वल टू से दिखाते हैं। तो लिमिट अप्रोचिंग है कोई बात नहीं, बट स्टिल इट विल बी represented by a equal to साइन। ठीक, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स में लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो फिर हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो हमने बोला ये ग्राफ बना। ठीक है, तो लेफ्ट में अगर आप जाएंगे तो आप जाएंगे यहाँ पे, तो ये 1 माइनस एच, ये 1 है, ये 0 है, तो ये हो गया 1 माइनस एच। ठीक है, तो 1 से थोड़ा सा छोटे वैल्यू पे आप, अब अगर 1 से आप छोटे वैल्यू पे कहीं पे हैं तो आप बोलेंगे आप यहाँ से यहाँ होते, अब जैसे जैसे आप 1 की तरफ जा रहे हो यहाँ होते, तो और इधर चले जाते, इसका मतलब आपका मूवमेंट ऐसे हो रहा है। आप 1 तक कभी पहुंचते नहीं हो, 1 के जस्ट लेफ्ट में रहते हो। तो इस केस में अगर आप देखते तो 1 से छोटे वैल्यू पे यू विल गेट वैल्यू 1, h टेंडिंग टू 0, यू विल स्टिल गेट अ 1। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आप 1 तक पहुंच नहीं रहे हो, 1 के हल्का सा लेफ्ट में हो। तो जैसे जैसे आप 1 के पास जा रहे हो आपकी लिमिट किसकी तरफ जा रही है? 1 की तरफ जा रही है। अगेन दिस इज अ टेंडिंग वैल्यू, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, बट स्टिल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वल टू, लिमिट को हमेशा इक्वल टू लिखते हैं। एग्जिस्ट करती है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 1 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई 1, राइट हैंड लिमिट ये आ गई 0, दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट इज 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। आई होप क्लियर होगा। Yes, sir. चलिए, तो जो कल नहीं आए थे उनके लिए ही है बेसिकली तो ये। ठीक है, एक मिनट में यार ये सेटिंग कुछ, चलिए तो फिर नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट आ गया आपका, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, x टेंडिंग टू 1 प्लस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है, ये एक बार चेक करते हैं। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। ओके, तो ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो x टेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा आगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात कर रहे हैं, तो अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। तो ये बनेगा ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपको आता है बनाना, एंड सो ऑन। ठीक, अब मैं कहाँ पे हूँ? 1 से थोड़ा आगे, तो ये रहा 1 प्लस एच, इसका मतलब यहाँ। ठीक, अगर मैं फंक्शन का वैल्यू देखता हूँ यहाँ पे तो एग्जैक्ट 1 है। अगर मैं इसको 1 की तरफ लेके जाता हूँ तो मेरा फंक्शन का वैल्यू ऐसे जा रहा है,
1 से थोड़ा सा बड़ा, मैं कहीं पे भी हूँ, मैं एग्जैक्ट 1 हूँ। तो यहाँ पे लिमिट जो है अप्रोच नहीं कर रही है, यहाँ पे लिमिट जो है एग्जैक्ट है। यहाँ लिमिट अप्रोच नहीं कर रही है, यहाँ पे लिमिट क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक है, अगर लिमिट एग्जैक्ट है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि लिमिट एग्जैक्ट का मतलब क्या है, कि लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट भी हो सकती है। अभी तक जो 2 क्वेश्चन हमने देखे थे उनमें लिमिट अप्रोच कर रही थी, डिस्पाइट दैट फैक्ट हम उसको इक्वल टू से दिखाते थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट है, 1 एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, तो अगर 1 से थोड़ा सा आगे हूँ, इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, 1 है। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं यहाँ पे, तो फिर से ग्राफ बना लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये बन गया आपका ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि आप 1 के कहाँ है, लेफ्ट में। तो आप यहाँ है 1 माइनस एच पे। ठीक है, तो आप 1 माइनस एच पे हैं, तो आप अगर इधर की तरफ मूव करते हैं तो फंक्शन भी इधर ही तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं h को 0 तक टेंड कराओ, मींस 1 के जस्ट लेफ्ट में देखो तो वैल्यू कितनी है, 1 है, एग्जैक्ट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको, एग्जैक्ट वैल्यूज मिल रही हैं। these आर केसेस अनलाइक द प्रीवियस केसेस जहाँ पे आपको वैल्यू कैसी मिलती थी, अप्रोचिंग वैल्यूज मिलती थी, यहाँ एग्जैक्ट है। तो आपकी जो लिमिट की वैल्यू है वो एग्जैक्ट भी हो सकती है और वो अप्रोचिंग भी हो सकती है। ये हमने एग्जैक्ट का केस लिया, पहले वाला जो केस था वो अप्रोचिंग का केस था। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो राइट हैंड लिमिट इज 0, सॉरी 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। अगर आप देखते हो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट में 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, राइट हैंड लिमिट इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू हैं, एग्जिस्ट करती हैं, फाइनाइट हैं, यूनिक हैं, बट दोनों अलग है। यहाँ से 1 आ रहा है और यहाँ से आपका 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम अगर लिमिट अब डिफाइन करते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन अगर हम डिफाइन करते हैं, एट एनी पॉइंट x equal to a is the value that the function takes, ठीक है, in the immediate neighborhood of x equal to a। अब नेबरहुड हमने पढ़े थे, 2 हो सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज said to exist if right hand limit is equal to left hand limit at x equal to a, and it is a finite and unique value। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर दोनों की वैल्यू किसी पॉइंट पे सेम आ जाए,
किसी x इक्वल टू a पे सेम आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वहां पे लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है उसके लिए, और वो वैल्यू ही लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जो नेबरहुड में वैल्यू आ गई वही लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो इसको जनरली रिप्रेजेंट आप ऐसे कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, ये लिमिटिंग वैल्यू है। अगर ये एग्जिस्ट करती है then this should be same as this, should be same as this। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गए, तो इसी को आप बोल देंगे लिमिट की वैल्यू x इक्वल टू a पे एफ एक्स की। आई होप सिंपल है, क्लियर है। ठीक है जी, तो लिमिट की हमने डेफिनेशन दे दी कि लिमिट होता क्या है, कि लिमिट क्या होता है, जहाँ जो वैल्यू राइट हैंड नेबरहुड में है, जो वैल्यू लेफ्ट हैंड नेबरहुड में है, दोनों को निकालो, दोनों बराबर आनी चाहिए। पहली कंडीशन दोनों बराबर आ गई, फाइनाइट है, यूनिक है, तो आप बोलोगे वही जो है लिमिट की वैल्यू हो जाएगी उस पॉइंट x इक्वल टू a पे। ठीक है, तो अब हम बोलते हैं कि भाई चलो ये तो सही है, पर लिमिट निकालने की जरूरत कहाँ पड़ी। ठीक है, तो जनरली लिमिट्स आर evaluated at points where the function is indeterminate। जनरली हम बोलते हैं कि वहां पे लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती है जहां पे फंक्शन का वैल्यू इनडिटर्मिनेट है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि उस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। आपने बोला साइन एक्स बाय एक्स एक फंक्शन है एंड x इक्वल टू 0 पे, at x equal to 0 the function fx is not defined। ठीक है, तो मुझे पता नहीं कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा कि भाई इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 पे डिफाइन नहीं है, तो 0 पे तो चलो नहीं है, पर 0 के आसपास में अगर मैं देखूं तो उससे 0 के आसपास की वैल्यू से मुझे एक नेचर ऑफ द फंक्शन पता चल सकता है कि भाई शायद फंक्शन की वैल्यू ये हो रही होगी, तो मैं फंक्शन के बारे में कुछ बोल सकता हूँ। आई कैन कमेंट ऑन दी फंक्शन की भाई ये वैल्यू यहाँ पे ऐसी अप्रोच कर रही होगी, यहाँ पे ऐसी अप्रोच कर रही होगी। तो जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, जनरली उन पॉइंट्स पे आपको लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो अगर फंक्शन किन्हीं पॉइंट पे डिफाइन नहीं है तो जनरली जहां पे डिटरमाइन नहीं कर सकते वहां पे एक तरीके से आप फंक्शन की लिमिट निकाल के आप ये बोल रहे हो कि मैं जज कर पाऊंगा शायद कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ऑल्दो दिस इज जनरली वाला केस है ना। आपको ये पता है कि जो हमने पहला केस लिया था, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पता है हमें, ए पे फंक्शन का वैल्यू बी है, बट फिर भी हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट निकालने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर फंक्शन की वैल्यू पता है नहीं पता है उससे लिमिट इन वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड। बट जनरली फंक्शन की लिमिट वहां इवैल्यूएट होती है जहां पे आप फंक्शन के वैल्यू के बारे में उस पॉइंट पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, आप कुछ नहीं बोल पा रहे कि ये क्या होगा। ठीक है ना, तो ऐसे पॉइंट्स पे आप जनरली क्या बोलते हैं, फंक्शन की लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि भी मान लीजिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा x प्लस वन और x, ये है x वन से बड़े में और ये है x वन से छोटे में। तो आप ये समझ सकते हो कि फंक्शन जो है वो वन पे डिफाइन नहीं किया मैंने। ठीक है, बट फंक्शन का ग्राफ मैं बना सकता हूँ। ठीक है, फंक्शन का ग्राफ मैं बना सकता हूँ और मैं x प्लस वन है वन से बड़े में, तो इफ दिस इज वन, वन से बड़े में इट विल बी x प्लस वन, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इससे छोटे में इट इज गोइंग टू बी x
तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। 1 पे इट इज नॉट डिफाइंड, दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज गोइंग टू बी 2, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, बट अगर मैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h की बात करूं, या फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h की बात करूं, तो ये एग्जिस्ट करती हैं। 1 से थोड़ा सा आगे जाओगे, यू विल गेट अ वैल्यू। 1 से थोड़ा सा आगे जाओगे, यू विल गेट अ वैल्यू, ठीक है ना। और आप देखोगे कि भाई आप इसकी तरफ भाग रहे हो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 1 से थोड़ा सा पीछे आ जाओ, योर हेयर, ये रहा। आप किसकी तरफ भाग रहे हो, 1 की तरफ भाग रहे हो। तो यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 ऊपर में, और नीचे में यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, कोई इशू नहीं है। आपका फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं है। बट फंक्शन नहीं भी डिफाइन है उस पॉइंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन 1 के नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए। तो लिमिट हमेशा कहाँ पे आती है, नेबरहुड में। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना, लिमिट हमेशा कहाँ पे आती है, नेबरहुड में आती है, 1 के राइट में या 1 के लेफ्ट में, या ए के राइट में या ए के लेफ्ट में। ए पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट ए के लेफ्ट में या राइट में फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तभी आप राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल पाओगे। आई होप सिंपल है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, तभी भी उसकी लिमिटिंग वैल्यू वहां एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक। अब बात आती है कि भाई हमने बोला था कि जनरली लिमिट हम निकालते कब है, जनरली उन पॉइंट्स पे लिमिट निकाली जाती है जहां पे फंक्शन का वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्या है फंक्शन का वैल्यू, ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। तो कुछ स्टैंडर्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है जिनमें हम लिमिट निकालेंगे, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहली है 0/0, दूसरी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और 1 की पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी की पावर 0 एंड 0 की पावर 0, ठीक है। तो जनरली ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। अगर इसमें आपका कोई सा भी इनडिटर्मिनेसी आ रहा है, तब आप बोलते हैं कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है ना। और लिमिट की वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो आप उससे फंक्शन का उस पॉइंट के अराउंड नेचर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0/0, ठीक है। तो हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है x/x, और x किसको टेंड कर रहा है, 0 को, राइट हैंड साइड से। तो आप बोलोगे x कितना भी छोटा हो जाए, पर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये आंसर 1 ही आएगा। इफ दिस इज नॉट एग्जैक्ट 0, क्योंकि आप लिमिट कहाँ बात करते हैं, नेबरहुड में बात करते हैं, आप 0 पे बात नहीं करते हैं। तो 0/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, बट 0 के जस्ट राइट में दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। अगर 0.00001 है, तो ये भी सेम है, तो इन दोनों का रेशियो 1 आएगा, ठीक है। इसी को समझाने के लिए मैंने एक और बात तरीके से बोला था कि भाई मान लीजिए शुरू में बात है, आपके पास 5 kg शुगर है और 10 kg सॉल्ट या वीट है, ठीक है। अब शुरू में इन दोनों का रेशियो आपको पता है कितना है, हाफ, 5/10 इज हाफ। अब आपने फिर बोला कि भाई इसको आधा कर दो, तो आपने बोला 5/2 हो गया, और इसको भी आधा कर दो, स्टिल रेशियो इज हाफ। तो मैं इसको ऐसे ही हाफ हाफ करता चला जाता हूँ, बहुत छोटा रह गया ये नंबर, और ये भी बहुत छोटा रह गया, बट स्टिल रेशियो इज हाफ। दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं, बट स्टिल रेशियो इज हाफ। तो ये डिपेंड करेगा कि भाई दो चीजें हैं, दोनों 0 को टेंड कर रही हैं, बट कौन सा किस रेट से टेंड कर रहा है। यहाँ पे दोनों का रेट जो है टेंडिंग का सेम ही था, ये हाफ होता था, ये भी हाफ होता था, ये हाफ होता था, फिर ये हाफ हो जाता था। इसका मतलब ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे ये कितना भी छोटा हो जाए। यहाँ पे एक दाना बचेगा, तो यहाँ पे 2 दाने बचेंगे, ठीक है ना। तो यू विल स्टिल हैव ओनली
मतलब यू विल स्टिल हैव दैट सेम रेशियो 1/2। तो आप इस वैल्यू को कितना भी छोटा कर लो, इस वैल्यू को कितना भी छोटा कर लो, बट क्योंकि इनका रेट ऑफ चेंज सेम है, ये भी जीरो को उसी रेट से भाग रहा है जिस रेट से भाग रहा है, इसलिए इनका रेशियो हमेशा सेम रहता है। अगर कहीं ऐसा हो जाता कि ऊपर वाला जीरो इज टेंडिंग टू जीरो विद अ वेरी फास्ट रेट और नीचे वाला जीरो इज टेंडिंग टू जीरो बट विद अ वेरी स्लो रेट, तो इसका मतलब ये डोमिनेट कर जाता है इससे, तो आंसर किसको टेंड कर जाता? जीरो को। उल्टा हो जाता कि नीचे वाला जीरो बहुत तेजी से जीरो की तरफ जा रहा है बट ऊपर वाला जीरो इज जीरो की तरफ जा रहा है बट बहुत स्लो रेट से जा रहा है, तो ये वैल्यू किसको टेंड कर जाएगी? इन्फिनिटी। ठीक। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, जो इनडिटर्मिनेसी है वो इनडिटर्मिनेसी इसलिए है क्योंकि ऊपर और नीचे जो है वो एग्जैक्ट 0/0 में तो नॉट डिफाइंड है, बट अगर इनडिटर्मिनेसी है कि आपको पता नहीं है वैल्यू क्या है, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, वो इसलिए है क्योंकि ऊपर भी वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है, नीचे भी वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है। तो दिस इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन कि भाई ऊपर और नीचे अगर आपको टेंडिंग वैल्यूज मिल रहे हैं तब आप बोलते हो कि भाई ये हो सकता है कि रेशियो फिक्स हो जाए। ऐसे आप बोलोगे कि ऊपर वाला इन्फिनिटी और नीचे वाला इन्फिनिटी कौन सा ज्यादा बड़ा इन्फिनिटी है या कौन सा ज्यादा तेजी से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, उस पे डिपेंड करेगा कि रेशियो क्या है। हो सकता है ऊपर वाली चीज 10 की पावर 20 हो जाए और नीचे की वैल्यू भी 10 की पावर 20 हो, मीन्स ये दोनों ही इन्फिनिटी है बट सेम ऑर्डर की है ना, सेम टाइप का एक बड़ा नंबर है, तो रेशियो 1 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ही इनडिटर्मिनेसी अगर आप देखोगे तो ये क्या है? एक्चुअली में टेंडिंग वैल्यू। अब ये भी क्या है? जीरो को टेंड कर रहा है और ये क्या है? इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ये 1 को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये वाला वैल्यू इन्फिनिटी बनाता है बट ये जीरो, तो इन्फिनिटी बोलेगा कि इट शुड बी वेरी बिग, जीरो बोलेगा इट शुड बी वेरी इट शुड बी इक्वल टू 1। क्यों? हमें पता है कि किसी भी नंबर का पावर जीरो जो होता है वो किसको टेंड करता है? 1 को। तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, ये बोलता है बहुत बड़ा होना चाहिए, बोलता है 1 होना चाहिए, तो हमें पता नहीं है, इनडिटर्मिनेट है कि भाई हम क्या बोले, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। ठीक है ना? तो कुछ भी आ सकती है, इसका जो वैल्यू है वो कुछ भी आ सकता है, किसी भी चीज को टेंड कर सकता है। इसी तरीके से लास्ट वाला केस है, नीचे जो जीरो है ये बोलेगा कि ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ऊपर जो जीरो है ये बोलेगा वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो आप बोल नहीं सकते कि ये वैल्यू कहाँ जाएगी। तो ये सब इनडिटर्मिनेसी तब है जब ये टेंडिंग है, अगर एग्जैक्ट हो जाते तो इनडिटर्मिनेट नहीं रहते। ठीक है ना? इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि हम वैल्यू देख के नहीं बता सकते क्या है, अगर आप वैल्यू देख के बता सकते हो तो वो इनडिटर्मिनेट नहीं है। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस है, ठीक है, और ऊपर में ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और नीचे में x है। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये क्या हो रहा है? ऊपर वाला वैल्यू जीरो एग्जैक्ट है। क्यों? जीरो के राइट में अगर आप जाते हैं 0.001 है या 0.00001 है, तो सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होगा, तो दिस इज नॉट अ टेंडिंग वैल्यू, दिस इज एन एग्जैक्ट वैल्यू, वेयर एज दिस इज अ टेंडिंग वैल्यू, तो ये एग्जैक्ट जीरो होगा। दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट, दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट। अगर एग्जैक्ट जीरो हो अपॉन एनीथिंग है दैट इज नॉन जीरो, तो नीचे वाला वैल्यू जीरो नहीं है, ये जीरो को टेंड कर रहा है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, दिस इज अ वैल्यू दैट इज टेंडिंग टू जीरो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा, दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट। ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं बोल देता कि इसका उल्टा केस ले लेते हैं, तो आप बोलोगे ये वैल्यू जीरो के आसपास है बट ये एग्जैक्ट जीरो है, डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो आ गया, इसका मतलब दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो आ जाता है, मैथमेटिक्स में उसको डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो नॉट इनडिटर्मिनेट। नॉट इनडिटर्मिनेट का मतलब वो होता है कि इसकी वैल्यू कुछ हो सकती है बट हम देख के बता नहीं पा रहे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है? इसी तरीके से आप ऐसे देख लो कि भाई मान लीजिए मैंने ये लिख दिया
कि भाई इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी टाइप की कोई चीज है, तो आप बोलोगे ये भी बहुत बड़ा वैल्यू, ये भी बहुत बड़ा वैल्यू, तो दोनों का प्रोडक्ट और बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप कहोगे कि ये बहुत बड़ा इन्फिनिटी कुछ होगा, बट इट इज नॉट इनडिटर्मिनेट। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं। पता नहीं से मतलब कि हम ये वैल्यू फाइनाइट हो ही नहीं सकती। तो हम बता सकते हैं कि वैल्यू बहुत बड़ी होगी। अब क्या होगी वो तो हाइपोथेटिकल है कि भाई इन्फिनिटी होगी, बट हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू ऐसा इनडिटर्मिनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा कि इसकी वैल्यू 0 1 2 या कुछ भी आ जाए कि और उसको फेस ऑफ इट हम देख के नहीं बता पा रहे हैं। हम बता पा रहे हैं कि इट विल बी अ वेरी बिग वैल्यू। इसी तरीके से अगर इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी है तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इन्फिनिटी, हेंस इट इज नॉट इनडिटर्मिनेट। आप डिटरमाइन कर पा रहे हो कि ये बहुत बड़ा वैल्यू होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर यहाँ देखें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अब आप बोलोगे कि भाई इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस हो रहा है, इसका मतलब अगर ये बहुत बड़ा इन्फिनिटी होता है से 10 की पावर 17 टाइप का, ठीक है, और ये भी इसी रेट से बढ़ रहा होता, तो हो सकता है ये वैल्यू 0 आ जाता। ठीक है। हो सकता है कि ये होता इन्फिनिटी इतना बड़ा और ये इन्फिनिटी होता है इतना बड़ा, तो आंसर -1 आ जाता। तो डिपेंड करेगा कि इन्फिनिटी किस रेट से बढ़ रहे हैं, ये इन्फिनिटी किस रेट से जा रहा है, ये इन्फिनिटी किस रेट से जा रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू क्या आएगी। हो सकता है कि भाई दोनों का रेट ऑफ चेंज सेम टाइप का हो, तो ये 0 आ जाए या कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, इसलिए इसको बोला गया इनडिटर्मिनेट। ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट क्यों बोला गया? क्योंकि हम बता नहीं सकते कि भाई क्या वैल्यू आएगी। हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है -1 आ जाए। बट अगर हम किसी के बारे में कमेंट कर पा रहे हैं देख के कि भाई ये ऐसा ही होगा, तब आप उसको श्योर शॉर्ट बोल सकते हैं कि भाई ये इनडिटर्मिनेट नहीं है, ये डिटर्मिनेट है। जैसे इन दोनों केस में बोल दिया या इसमें बोल दिया, तो दीज आर डिटर्मिनेट। हम बोल सकते हैं कि भाई इसके बारे में कि ये इधर जाएगा। ठीक है ना। तो इनडिटर्मिनेट वो फॉर्म्स हैं जिनके बारे में आप देख के नहीं बता पा रहे हैं कि किधर वैल्यू टेंड करनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे फॉर्म्स हैं। जनरली इनडिटर्मिनेसी इन्हीं केसेस में आएगी और इन्हीं केसेस में आपको लिमिट निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसके बाद इनडिटर्मिनेसी का केस एक दो क्वेश्चन हमने करे थे कि भाई से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस है, आपको बताना है इनमें से कौन से इनडिटर्मिनेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडिटर्मिनेट। और ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन से इनडिटर्मिनेट है।
तो एक एक करके बताते हैं। पहला बताओ भाई, क्या ये इंडिटरमिनेट है? जो कल उसमें नहीं से आए थे उन लोगों को बताना है। अभिनव प्रधान बोलो। अभिनव प्रधान बोलो, आवाज आ रही है? सो गया क्या ये? अनुराग झा बोलो। अनुराग झा बताइए, यस सर। ये इंडिटरमिनेट है? देखो, जीरो से जैसे ही आप आगे चले तो ये वैल्यू साइन ऑफ 0.0001 इज साइन का थोड़ा सा पॉजिटिव एक्स ले लिया तो जीरो के आसपास ही होगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका एग्जैक्ट जीरो होगा, बट नीचे में जीरो टेंडिंग है, तो दिस इज एग्जैक्ट जीरो। तो दिस इज नॉट इनडिटरमिनेट। आप बता सकते हो कि हाँ ये वैल्यू कुछ होगा और ऐसा होगा, इसका मतलब दिस इज नॉट इनडिटरमिनेट, दिस इज नॉट इनडिटरमिनेट। इसमें देखते हैं, यहाँ पे ऊपर में भी जीरो को टेंड कर रहा है वैल्यू। जैसे जैसे आप एक्स को जीरो के पास ले जाओगे, 0.0001 या फिर और छोटा करते जाओगे, साइन एक्स भी छोटा होता जाता है और ये भी जीरो के पास जाता जा रहा है। इसका मतलब दिस इज इनडिटरमिनेट। ये 0/0 है, ऊपर भी जीरो को टेंड कर रहा है, नीचे भी जीरो को टेंड कर रहा है, बट कौन किस रेट से टेंड कर रहा है वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बोलूंगा कि दिस इज इनडिटरमिनेट। ऐसे ही यहाँ देखो, जीरो माइनस नेगेटिव वैल्यू देखते हैं, तो ये वैल्यू हो सकता है नेगेटिव में बहुत छोटा हो ऐसा। और जैसे ही आप इधर देखते हैं तो साइन का ऑफ अ फोर्थ क्वाड्रेंट वैल्यू, साइन ऑफ अ, यहाँ पे हो आप, सर एक मिनट, फोर्थ क्वाड्रेंट वैल्यू, तो ये नेगेटिव आएगी, ठीक है, जीरो के पास ही आएगी बट नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -1। अब ये वैल्यू एग्जैक्ट है और ये वैल्यू टेंडिंग टू जीरो है फ्रॉम अ नेगेटिव साइड, ठीक है। इसका मतलब ये भी इनडिटरमिनेट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट -1 है और ये जीरो को टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। हाँ बोलो अभिनव। सर सेकंड वाले केस में हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स होता है तो नीचे वाला तो जल्दी जाएगा जीरो की तरफ, नहीं 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 डिनोमिनेटर। नहीं, एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स होता है, पर रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स बराबर है कि नहीं है? हमारा, देखो हमने क्या कहा था, हमें पता है कि एक्स और साइन एक्स में साइन एक्स छोटा होगा, एक्स बड़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी 5 kg वॉज लेस, 10 kg वॉज बिगर, बट इनका रेट ऑफ चेंज सेम था। 5 भी आधा आधा हो रहा था, 10 भी हाफ हाफ हो रहा था। तो आपकी लिमिट किस पे डिपेंड करेगी कि जैसे जैसे आप जीरो की तरफ भाग रहे हो, एज यू आर गोइंग टूवर्ड जीरो, तो आप साइन एक्स का जो है, जो आपका साइन एक्स है, ये किस रेट से जीरो की तरफ जा रहा है, ये किस रेट से जीरो की तरफ जा रहा है। अगर इन दोनों का रेट ऑफ चेंज सेम आया तो ये 1 आ जाएगा आंसर। इन दोनों का रेट ऑफ चेंज में ये हुआ कि दिस इज ट्वाइस एज फास्ट एज दिस, तो फिर आंसर हाफ हो सकता है या 2 हो सकता है ना। तो डिपेंड इस पे नहीं कर रहा है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि ये किस रेट से जीरो की तरफ जा रहा है, कि ये किस रेट से जीरो की तरफ जा रहा है। ये बात सही है कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मुझे ये नहीं पता है कि कौन सा वैल्यू किस रेट से जीरो की तरफ जा रहा है। अगर मैं ये पता कर लूंगा तब मैं बोल पाऊंगा कि भाई हाँ साइन एक्स इज गोइंग टूवर्ड जीरो एट सम एक्स रेट, या अल्फा रेट एक्स इज गोइंग टूवर्ड जीरो एट 2 अल्फा रेट। इसका मतलब जो आंसर होना चाहिए वो 1/2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है जल्दी भाग रहा है कंपेरेटिव टू दिस। तो आपका रेट पे डिपेंड करेगा, वैल्यू की पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू जीरो को टेंड करा रहे हो, ठीक है। तो लिमिट निकालने वाली वैल्यू अभी देखेंगे हम, पर इनडिटर्मिनेसी है कि नहीं है पहले इस पे कमेंट करते हैं, ठीक है। अब ठीक ये है सर। बोलो भाई,
ये क्या इनडिटर्मिनेट है? इंडिटरमिनेट। देखो नो ये सर। वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, यस सर। है ना, क्योंकि इन्फिनिटी है तो ये 0 को टेंड करेगी, ये भी 0 को टेंड करेगी, और अगर इसमें देखें तो ये भी 0 को टेंड कर रही है। ऊपर Yes, sir. n है, नीचे n बाय स्क्वायर है, एक n से n कट गया, 1 बाय n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका मतलब आपके पास इनफाइनाइट टाइम्स वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, और हर एक वैल्यू किसको टेंड कर रहा है? 0 को। 0 को। तो ये इनडिटर्मिनेसी है किस फॉर्म की? 0 इंटू इन्फिनिटी। इंफिनिटी। हर एक वैल्यू 0 को टेंड कर रहा है, और ऐसी कितनी वैल्यू है? इनफाइनाइट। इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेट है, हो सकता है ये 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, बहुत छोटा वैल्यू है बट बहुत सारी बार है, बहुत सारी बार रिपीट हो रहा है। तो 0.0000001 है बट बहुत सारी बार रिपीट हो रहा है, और वो डिपेंड करेगा कि वो कितना बड़ा है इन्फिनिटी। तो हो सकता है वो आंसर 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो इसलिए क्या हो गया? इनडिटर्मिनेट। यहाँ देखते हैं, अगर देखें 0 प्लस में तो दिस इज एग्जैक्ट 0, दिस इज एग्जैक्ट 0, ठीक है। Yes, sir. अगर एग्जैक्ट 0 है तो मैथमेटिक्स में इट इज नॉट डिफाइंड, 0 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे कोई इनडिटर्मिनेसी की बात नहीं है। यहाँ देखें तो ऊपर में 0 माइनस है, 0 माइनस में भी हमने देखा था ये वैल्यू कहाँ होती है? हल्का सा नेगेटिव, और हल्का सा अगर नेगेटिव है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, और ये भी हल्का सा नेगेटिव है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्ट -1 होगा। तो अगर मैं लेफ्ट में बात करूं तो आंसर आ जाएगा +1, तो ये भी क्या है? नॉट इनडिटर्मिनेट। तो अगर मैं यहाँ पे इनडिटर्मिनेट की बात करूं तो 2 ही आए, एक ये और एक ये। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है कि उनकी वैल्यू कुछ हो सकती है बट वो हमको देख के पता नहीं लग रहा। वेयर एज बाकी सब के बारे में हम कमेंट कर पा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा होगा, ये बहुत छोटा होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। तो आप बोल सकते हो कि ये सारे इनडिटर्मिनेट नहीं है, दीज आर डिटर्मिनेट। क्लियर हो गया? तो इनडिटर्मिनेसी समझ में आनी चाहिए कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म किस चीज को बोला जाता है। ओके, चलिए जी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हो गई आपके। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में आपने ये समझ लिया कि 7 तरीके के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होंगी। ये इनडिटर्मिनेट क्यों है ये आगे चलते चलते जब ये फॉर्म पढ़ेंगे तभी आपको बताता जाऊंगा मैं, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का बेसिक मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसकी वैल्यू कुछ हो सकती है बट वो क्या होगी वो हमको पता नहीं लग रहा है। और दो जो चीजें पहले पढ़ी वो ये पढ़ी कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है किसी भी पॉइंट x इक्वल टू a पे f(x) के लिए। दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए, फाइनाइट हो जाए, यूनिक हो जाए, तो उनको क्या बोल दिया जाता है? लिमिट इज सेट टू एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा। अब जो नॉर्मली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे कि भाई लिमिट फाइंड करने वाले, तो फाइंडिंग द लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। जनरली जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कुछ ऐसे मिलेंगे कि आपको क्या बोला गया कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन बताओ क्या हो, ठीक है। या इससे पहले एक और चीज सुन लो, ऑसिलेटिंग वैल्यूज, ठीक है। इससे पहले एक और पॉइंट है ऑसिलेटिंग वैल्यूज, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि x is 0 टेंडिंग एंड साइन ऑफ 1/x, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसके बारे में, क्या कमेंट कर सकते हो? आप बोलोगे कि भाई ये वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से मतलब बहुत बड़ा। अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो हो सकता है x क्या हो जाए? 0.00001। दिस इम्प्लाइज 1/x क्या हो जाएगा? से इसको लिख लेते हैं 10 की पावर -10, तो 1/x विल बी 10 की पावर 10। अब आप इसका साइन निकाल रहे हो, तो हमें पता है साइन तो हमेशा डिफाइंड होता है और हर 2π के बाद वो रिपीट करता है, तो ये वैल्यू कुछ आएगी, पर क्या आएगी ये नहीं कह सकता मैं।
it will be some value in between -1 से 1, बट क्या आएगी ये नहीं पता मुझे। फाइनाइट आएगी, सही बात है, बट यूनिक नहीं आएगी, ठीक है ना। इट विल बी सम वैल्यू बिटवीन -1 to 1, क्या वैल्यू आएगी इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। इट विल बी अ फाइनाइट वैल्यू बट इट विल नॉट बी अ यूनिक वैल्यू। इसलिए आप बोलोगे दिस लिमिट डज नॉट exist, this limit does not exist, ठीक है। तो अगर वैल्यू ऑसिलेट कर रही है, फाइनाइट है, बट ये नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या है, तो उस केस में भी आप क्या बोलोगे, दैट दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप क्लियर है, ठीक है। अगर मैं बोल देता यहीं पे कि क्वेश्चन ये हो गया अब, ठीक है, तो अब आप बोलोगे दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है, पहली चीज बहुत छोटी है और दूसरी चीज कोई भी एक वैल्यू ले रही है -1 से 1 के बीच में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसको टेंड करेगा, 0। ठीक बात है क्या। ये x जो है ये बहुत छोटा है, 0.00001, बट ये वैल्यू जो है ये है कुछ फाइनाइट, बट क्या है ये नहीं कह सकते। हमें पता है -1 के 1 के बीच कुछ होगी, कुछ भी होती रहे, अगर 0 टेंडिंग से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल टेंड टू 0, हेंस दिस लिमिट इज इक्वल टू 0। तो आपने एक ऑसिलेटिंग लिमिट को किसी 0 टेंडिंग से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 हो जाएगा। ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करता है तो इसका मतलब किसी फाइनाइट वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करता है, इसका मतलब ये फाइनाइट है और ये 0 को टेंड कर रहा है। तो आप यहाँ पे -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते, अगर ये 0 को टेंड कर रहा है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 को ही टेंड करेगा। इसका मतलब ये जो लिमिट हो गई ये किसको टेंड कर जाएगी, 0 को। इसी तरीके से अगर मैं 0 माइनस में भी देखता तो आप बोलते कि भाई पहला जो टर्म है वो 0 के आसपास है, भले ही नेगेटिव साइड से, और अगेन ये वैल्यू साइन ऑफ -इन्फिनिटी है। ये क्या है, एक तरीके से साइन ऑफ -इन्फिनिटी, ऑल्दो ये रिप्रेजेंटेशन ठीक ऐसे लिखना नहीं चाहिए पर फिर भी साइन ऑफ -इन्फिनिटी है। दिस इम्प्लाइज ये क्या है कि 0 माइनस है और ये क्या हो रहा है आपका, ये कोई वैल्यू है -1 से 1 के बीच में। साइन के अंदर में कुछ भी हो सकता है, -10,000 -1 करोड़ कुछ भी लिखो, वो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा और वो -1